आज इस एपिसोड में हम जानेंगे स्किज़ोफ्रेनिया वाले पर्सन की क्लिनिकल फीचर्स क्या है, उनका साइन सिम्टम क्या है, बिहेवियर पैटर्न क्या होता है, कि ताकि हम लोग ये जज कर पाए कि पर्सन को स्किज़ोफ्रेनिया हुआ है। साइकेट्रिक में जितने भी साइन सिम्टम्स होते हैं वो सारे स्पेसिफिक साइन सिम्टम का जिक्र DSM में किया गया है। DSM क्या होता है? डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल। किसी भी पेशेंट के डायग्नोसिस में DSM की इंपॉर्टेंस रोल होती है। एक ढंग से आप समझ सकते हैं कि DSM डॉक्टर को डायग्नोसिस कराने में हेल्प करता है। इसमें हर बीमारी के स्पेसिफिक साइन सिम्टम का यहाँ पे जिक्र किया होता है। डॉक्टर उसी साइन सिम्टम्स को पेशेंट के साइन सिम्टम से मैच कराते हैं। अगर जो जो डिजीज कंडीशन के साइन सिम्टम से वो करीब दिखता है या ज्यादा दिखता है तो हम ये जज कर पाते हैं कि पर्सन को वही डिजीज कंडीशन हुआ है। तो आज हम स्पेसिफिक साइन सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में जानेंगे कि स्किज़ोफ्रेनिक पर्सन किस तरीके से अपने कैरेक्टर दिखाते हैं या एक स्किज़ोफ्रेनिक पर्सन की पहचान क्या है। अगर आप एपिसोड 1 वीडियो देखे होंगे तो रिया की कहानी भी कुछ ऐसी तरीके से थे। आज उनकी साइन सिम्टम्स को बुक में दिए हुए स्पेसिफिक साइन सिम्टम से आप मैच कराइए। देखिए क्या रिया के कहानी में भी कुछ इसी तरीके से आप देख पा रहे थे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्पेसिफिक साइन सिम्टम में 4A सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया यूजेन बुलर ने दिया था। ये एग्जाम में आपको लिखना है और कभी भी इंटरव्यू में आपसे अगर पूछा जाए तो इसके बिना जिक्र किया या इसके बारे में बताए बिना स्किज़ोफ्रेनिया के साइन सिम्टम्स को पूरा नहीं किया जा सकता है। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे यहाँ पे 4A सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया में सबसे पहले अफेक्टिव डिस्टरबेंस की बात कहा गया है। अफेक्टिव डिस्टरबेंस का मतलब होता है इनएबिलिटी टू शो एप्रोप्रिएट इमोशन रिस्पॉन्सेस। मतलब स्किज़ोफ्रेनिक पर्सन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो अपना इमोशन को सही तरीके से एक्सप्रेस या शो नहीं कर पाते हैं। दुखी वाले इवेंट में वो अच्छे से दुखी नहीं हो पाते हैं और हैप्पी वाले मोमेंट में वो ज्यादा हैप्पी नहीं हो पाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इवेंट से कुछ ज्यादा ही वो दुखी हो जाते हैं या कभी कभी वो कुछ ज्यादा ही खुशी हो जाते हैं। तो इसका ये मतलब है कि वो सही तरीके से अपने इमोशन को शो नहीं कर पाते हैं। सेकेंड है ऑटिज्म, ऑटिस्टिक थिंकिंग। ऑटिस्टिक थिंकिंग क्या होता है इसको बताने से पहले मैं आपको एक याद दिलाना चाहूंगा कि एक प्रियंका चोपड़ा का मूवी आया था बर्फी, जिनमें उन्होंने ऑटिस्टिक थिंकिंग के कैरेक्टर को प्ले किया था। क्या आपने वो वीडियो को देखा है? नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। उसमें जो कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं वही कैरेक्टर एक ऑटिस्टिक थिंकिंग में होता है और ऑटिस्टिक थिंकिंग स्किज़ोफ्रेनिक वाले पर्सन में देखने को मिलता है। ऑटिस्टिक थिंकिंग में मेन 3 टाइप के प्रॉब्लम आते हैं, जैसे कि डिफिकल्टी इन कम्युनिकेशन, पर्सन कम्युनिकेट में नहीं कर पाता है, यानी कि आई टू आई कांटेक्ट नहीं बना पाता है। अगर ऑटिस्टिक थिंकिंग वाले पर्सन से जब आप बात करेंगे तो उसका नजर जो होगा नीचे की तरफ झुका होगा, वो आई टू आई कांटेक्ट नहीं बना पाते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है कि फॉर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, मतलब वो नए एक रिलेशनशिप को फॉर्म नहीं कर पाते हैं, दोस्त नहीं बना पाते हैं। बॉडी लैंग्वेज इज ऑल्सो नॉट नॉर्मल, अनेबल टू सोशलाइज, मतलब पर्सन सोशलाइज नहीं होते हैं और बॉडी लैंग्वेज भी क्या होता है वो सोशलाइज की तरह नहीं होता है।
इसमें इमोशन की अगर बात करें तो पर्सन में इमोशन बहुत ही कम देखने को मिलता है। जैसे कि अगर कोई भी उसके मदर फादर पर भी कोई प्रॉब्लम आते हैं, कोई सैडनेस में इवेंट होता है, फिर भी बच्चे अपना इमोशन शो नहीं कर पाते हैं। एक ऑटिस्टिक थिंकिंग में मेन पॉइंट होता है कि पर्सन स्ट्रेंजर और फैमिली मेंबर के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि बाकी लोगों से भी बात नहीं कर पाते हैं और साथ साथ अपने फैमिली मेंबर से भी वो सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। इनकी अगर लैंग्वेज की बात करें तो इनकम्प्लीट होता है, बहुत ही लेस स्पीच होता है। वो मतलब एक सेंटेंस में नहीं बोलते हैं, एक वर्ड में बोलते हैं। एग्जाम्पल सुनिएगा, जैसे फैन 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 फैन, मतलब एक ही वर्ड को क्या करते हैं, वो बार बार रिपीट करते हैं। और कभी कभी वो ऐसे सेंटेंस का यूज करते हैं जिसे किसी दूसरे पर्सन के लिए समझ पाना डिफिकल्ट हो जाता है। वो लैंग्वेज को ना तो समझ पाते हैं, ना ही लैंग्वेज को सही तरीके से बोल पाते हैं। और सबसे मेन पॉइंट होता है ऑटिस्टिक थिंकिंग पर्सन को समझने के लिए, एक ही मूवमेंट अगर वो सीख लेते हैं तो वो बार बार रिपीट करते हैं। जैसे कि वो अगर ऐसे ऐसे करके, अगर ऐसे ऐसे करके वो सीख गए हैं तो यही मूवमेंट को क्या करेंगे, वो बार बार करेंगे। जैसे कुछ भी मूवमेंट को, अगर एक्टिविटी को, मूवमेंट को, वर्ड को अगर वो बार बार रिपीट करते हैं तो यही इमेज है ऑटिस्टिक थिंकिंग वाले पर्सन का। एक बार नोट को आप लोग अच्छे तरीके से रीड कर लीजिए, फिर आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अफेक्टिव डिस्टरबेंस ऑटिस्टिक थिंकिंग के बाद हम समझते हैं कि एम्बीवाइलेंस क्या होता है। इसमें एक एम्बीवाइलेंस देखने को एक साइन सिम्टम्स होता है जिसमें एक ही समय में आदमी को दो अपोजिट फीलिंग आते हैं। मतलब एक ही पर्सन के बारे में एक ही समय में जब किसी भी इंसान को दो अपोजिट फीलिंग आते हैं और वो दोनों अपोजिट फीलिंग के साथ वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि करना क्या है। समझ एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक वाइफ है जिसे हस्बैंड एक समय बहुत अच्छे लगते हैं, लगता है कि उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, उनके हस्बैंड उन्हें बहुत प्यार करते हैं, केयर करते हैं, और कुछ ही पल में उन्हें लगता है कि उनका हस्बैंड उन्हें कुछ भी प्यार नहीं करते हैं, कुछ भी केयर नहीं करते, हमेशा ऑफिस करते रहते हैं, टाइम नहीं देते हैं। लेकिन कुछ ही बार के बाद में लगता है कि नहीं, जो टाइम नहीं दे पा रहे हैं या जो ऑफिस करते हैं वो तो मेरे लिए ही कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि वो कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर मेरे हस्बैंड जो है वो अच्छे हैं या बुरे हैं। कुछ करते हैं, इसका ये मतलब है कि एक ही समय में दो अपोजिट फीलिंग आना, एक अच्छे का, एक नेगेटिव का, और दोनों के बीच में आदमी इतना इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता है, वो डिसाइड नहीं कर पाता है एक्चुअली क्या करना है। तभी ऐसे में क्या होता है कि जब अभी कोई भी इंसान खुद को रेडी करता है एक पार्टी के लिए, पर डिसाइड नहीं कर पाता है कि कौन सा कपड़ा पहने। एक अच्छे इंसान, एक कन्फ्यूजन तो सबको होता है, पर एक अच्छे इंसान बाद में डिसाइड कर लेते हैं, पर ऐसे पर्सन डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं उन्हें किस तरीके से रेडी होना है और या क्या पहनना है। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में फंस जाते हैं। सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया में है एसोसिएटिव लूजनेस। एसोसिएटिव लूजनेस क्या होता है कि आदमी सेंसलेस यहाँ पे बात करता है। लूजनेस इन एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली। जैसे कि एसोसिएटिव लूजनेस में क्या होता है कि आदमी लॉजिकली रूप से नहीं सोचता है। जैसे कि एक हम सीआईपी की घटना आप लोगों को बताते हैं कि वहां पे एक पेशेंट था। वो पेशेंट कहता था कि अगर हम प्रधानमंत्री हमें बना दिया जाए तो हम कुछ रूल बदलना चाहेंगे। मैंने पूछा कि आप क्या बदलना चाहेंगे। उनका कहना था कि जितने भी स्कर्ट है फीमेल के लिए मैं बैन कर दूंगा। मैंने पूछा क्या आपको छोटे ड्रेस से प्रॉब्लम है। उन्होंने बताया नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि स्कर्ट जो लड़की पहनती है उसमें मच्छर ज्यादा काटने के चांस होते हैं। मच्छर और स्कर्ट इसका कोई रिलेशन नहीं है। इलॉजिकली थिंकिंग, जब कोई इलॉजिकल थिंकिंग करते हैं तो उसको हम लोग एसोसिएटिव लूजनेस कहते हैं।
इस तरीके से आप 4A सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया में समझिए। सबसे पहले क्या है, अफेक्टिव डिस्टरबेंस, ऑटिस्टिक थिंकिंग, एम्बिवैलेंस और एसोसिएटिव लूजनेस। ये चारों 4A सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया के पार्ट हैं, जिसको यूजेन बुलर ने दिया था। हम आगे फर्स्ट रैंक सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। दोनों चीज को आप एक एग्जाम में जरूर लिखिएगा और इंटरव्यू में कभी भी पूछा जाए सिम्टम्स के बारे में तो ये चीज आपको देना है, क्योंकि ये क्या है, मेन साइन सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया है, जिसका जिक्र DSM में किया गया है। इसी के बेस पे किसी भी पर्सन का डायग्नोसिस किया जाता है कि वो पर्सन सिजोफ्रेनिक है या नहीं। आगे आप सचेंदर का फर्स्ट रैंक सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया देख रहे होंगे। इसमें सबसे बड़ा आता है पॉइंट हैलुसिनेटरी वॉइस के बारे में। तो हैलुसिनेशन एक डेल्यूजन, एक इल्यूजनेशन होता है। तीनों की बात हम एक सेपरेट वीडियो में करेंगे, जो कि आप नेक्स्ट एपिसोड में देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करेंगे, ज्यादा हैलुसिनेशन की बात हम नहीं करेंगे। हैलुसिनेटरी वॉइस की मतलब यहाँ पे होता है रनिंग कमांड वॉइस कमेंट्री, मतलब पर्सन को ऐसा फील होता है कि कोई जो थर्ड पर्सन है जो उनके बारे में बात कर रहा है। जैसे कि माहौल एकदम शांत रहता है, जहाँ पे आसपास में कोई बात नहीं करते हैं, पर पर्सन को ऐसा फील होता है कि कोई एक तीसरा पर्सन है जो मेरे बारे में बात कर रहा है। ये क्या होता है, फॉल्स परसेप्शन होता है। ठीक है, उसको कोई एक आवाजें सुनाई देती है बार बार। क्या आप रिया के केस में एक आवाजें सुनाई पड़ता था, उनको भी एक वॉइस क्रिएट होता था, तो वो भी यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, उसकी भी एक सबसे मेन साइन सिम्टम्स होता है कि यहाँ पे थॉट विड्रॉवल। थॉट विड्रॉवल क्या होता है, ठीक है, थॉट विड्रॉवल क्या होता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है थॉट सीज एट एन सब्जेक्ट एक्सपीरियंस देन एज रिमूव्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। इसका मतलब क्या है कि पर्सन को ऐसा फील होता है कि कोई बाहरी ताकत है जो उसकी सोच को विड्रॉ कर लेगा, यानी कि चुरा लेगा। एक बार CIP में मैंने किसी एक पेशेंट से पूछा कि आपका नाम क्या है और अभी आप क्या सोच रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा तो वो चुरा लेगा, मेरी आवाज को क्या करेगा, चुरा लेगा। थॉट विड्रॉवल का ऐसा लोगों को फील होता है कि कोई बाहरी ताकत है, जैसे कि कोई भगवान, भूत, प्रेत, आत्मा, कुछ भी ऐसा ताकत है जो रियल नहीं है। जब पर्सन को ऐसा निगेटिव फीलिंग आता है कि वो मेरी सोच को चुरा लेगा। नेक्स्ट क्या होता है इसमें, थॉट इंसक्शन। थॉट इंसक्शन का मतलब क्या होता है कि सम एक्सटर्नल फोर्स ऑन द पैसिव माइंड, मतलब थॉट इम्पोज्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। थॉट इंसक्शन का मतलब होता है कि पर्सन डरा हुआ होता है, वो खाना नहीं खाता है। जब पूछते हैं कि आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं, इस पर पेशेंट का ये कहना होता है कि मैं खाना नहीं खा सकता क्योंकि वो मुझे परमिशन नहीं दिया है, वो मुझे परमिशन नहीं दिया है। इसका मतलब कि पर्सन को ऐसा फील होता है कि वो गुलाम है और उसके सोच पर कोई बाहरी ताकत है, वो कंट्रोल कर रहा है। उनके सोच पे उनका बस नहीं है, उनकी सोच पर कोई बाहरी ताकत है, वो क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो थॉट इंसक्शन और थॉट ब्रॉडकास्टिंग में होता है कि हमारी सोच को कोई बाहरी ताकतें जो हैं वो चुरा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आगे आप देखेंगे थॉट ब्रॉडकास्टिंग। यहाँ पे रिया के केस में भी जब रिया टीवी देख रही थी तो वो चिल्ला पड़ती है कि वो जो रिपोर्टर है वो मेरे बारे में बात कर रहा है, वो सबको बता देगा, सबको पता चल जाएगा और सब कोई जान जाएंगे। कि अगर रिया के केस में आप रिया क्या है फर्स्ट एपिसोड देखिए, समझ में आएगा। तो उनको भी लग रहा था। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग
थॉट ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। पर्सन को ऐसा भ्रम होता है कि कोई भी उनकी आइडिया को पब्लिक कर दिया जाएगा, न्यूज़पेपर या टेलीविजन में आ जाएगा और सबको पता चल जाएगा। इसीलिए पर्सन डरे हुए, सहमे हुए होते हैं। और नेक्स्ट कहते हैं यहाँ पे कि डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन हमने पहले भी बताया, इसके बारे में डिटेल में हम बाद में बात करेंगे, पर थोड़ा सा जान लीजिए। डेल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स फिक्स बिलीफ। फॉल्स फिक्स बिलीफ पर्सन को ये आभासी होता है कि लोग उन्हें मारना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं। जैसा कि रिया के केस में भी रिया को लग रहा था कि उनकी मदर जो खाना देती है और वो खाना में जहर है और लोग उन्हें परेशान करना चाहते हैं और मारना चाहते हैं। डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन डिटेल के लिए नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे। और नेक्स्ट आता है मेड वायलेंस बिहेवियर। और मेड इम्पल्सिव बिहेवियर भी पेशेंट में जनरली देखने को मिलता है। पर्सन वायलेंट बिहेवियर करते हैं और शांत नहीं रहते हैं। कुछ साइन सिम्टम को टर्म के रूप में हम देख लेते हैं जो कि एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं। एक होता है नियोलॉजियम। एक नियोलॉजियम क्या होता है कि पर्सन हर दिन कुछ एक नया सेंटेंस को बनाएगा। नियोलॉजियम में पर्सन क्या करता है कि हर दिन एक नया वर्ड बनाता है। एक ऐसा नया वर्ड होता है जिसको अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता है दूसरे के थ्रू। मैन कैन सैन मैन कैन सैन मैन कैन सैन मैन सैन। क्या इसको आप समझ पा रहे हैं? नहीं ना? तो कुछ ऐसे ही वर्ड को हर दिन वो नए नए वर्ड को एक न्यू बनाते हैं जिसे किसी दूसरे पर्सन के द्वारा नहीं समझा जा सकता है। इसको हम लोग नियोलॉजियम कहते हैं। एक होता है पॉवर्टी ऑफ स्पीच। पॉवर्टी ऑफ स्पीच क्या होता है? डिक्रीज स्पीच प्रोडक्शन, यानी कि पर्सन के स्पीच का जो प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है। जैसे पर्सन धीरे धीरे बात करना शुरू कर देता है। पॉवर्टी ऑफ आइडिएशन। पॉवर्टी ऑफ आइडिएशन का मतलब होता है स्पीच अमाउंट इज एडुकेट बट कंटेन कन्वे लिटिल इंफॉर्मेशन। यानी कि मतलब यहाँ पे स्पीच तो ठीक रहेगा, मतलब यहाँ पे पॉवर्टी ऑफ आइडिएशन में पर्सन का जो स्पीच होगा वो तो ठीक रहेगा, पर उसमें इंफॉर्मेशन बहुत ही कम मिलेंगे। जैसे कि किसी पर्सन से पूछेंगे कि आप कैसे हैं, पर्सन बोलेगा ठीक। आपका घर कहाँ है? मतलब पर्सन बहुत ही कम इंफॉर्मेशन आपको दे पाएंगे। ठीक है, वो सेंटेंस बहुत ही कम बोलेंगे, इंफॉर्मेशन बहुत ही कम होगा, पर स्पीच ठीक ठाक होगा। उसको हम लोग बोलते हैं पॉवर्टी ऑफ आइडिएशन। पॉवर्टी ऑफ स्पीच में क्या होगा कि इंफॉर्मेशन तो ठीक होंगे, पर मोड ऑफ जो स्पीच है, जो प्रोडक्शन है, वो कम हो जाएगा। एक वर्ड होती है इकोलिया। इकोलिया कहा जाता है रिपीटेशंस ऑफ वर्ड मिमिक एक्शन। यानी कि जब हम उससे पूछते हैं कि आप कैसे हैं, तो पेशेंट कहता है कि आप कैसे हैं। अगर पेशेंट से पूछते हैं आपका नाम क्या है, पेशेंट कहता है आपका नाम क्या है। यानी कि जो साइकेट्रिक होते हैं उसी के बात को वो रिपीट करता है, यो उसी को हम लोग इकोलिया कहते हैं। एक होता है इकोफ्रेक्सिया, जहां पे पर्सन क्या करते हैं कि जो एक्शन को मिमिक करते हैं। जैसे कभी हमने ऐसे किया तो पेशेंट ने भी ऐसे करते हैं। अगर हम हाथ को ऐसे रखे हुए हैं तो पर्सन भी अपने हाथ को ऐसे रखते हैं। यानी कि एक्शन को जब मिमिक करते हैं उसे हम इकोफ्रेक्सिया कहते हैं, और जब वही वर्ड को मिमिक करते हैं हम उसे इकोलिया कहते हैं। एक होती है भर्विगेशन, यानी कि VERBIGERATION, भर्विगेशन। भर्विगेशन का मतलब होता है सेंसलेस रिपीटेशन ऑफ सम वर्ड। सेंसलेस रिपीटेशन ऑफ सम वर्ड मतलब पर्सन कुछ ऐसे वर्ड को रिपीट करेंगे जो सेंसलेस होगा, जैसे फैन मैन सेंड एंड नैन से में से डैन मैन से। तो क्या आपको कुछ समझ में आया? नहीं ना आया?
ऐसे ही होता है। ये पर्सन कुछ ऐसे वर्ड को बार बार रिपीट करते हैं जो सेंसलेस होता है और मीनिंगलेस होता है। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है? वर्बिगेशन। इस एपिसोड में आज यहीं तक। नेक्स्ट एपिसोड में हम डेल्यूजन, हेलुसिनेशन और इल्यूजन के बारे में जानेंगे, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट है साइकेट्रिक के लिए। साइकेट्रिक के सिम्टम्स के लिए उसे ABCD कहें तो कोई गलत नहीं होगा, तो उसके लिए आप वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप हेलुसिनेशन, डेल्यूजिनेशन और इल्यूजनेशन को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे तो मेरा मानना है कि आप मेंटल को भी अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो